सीबीएसई का हम तीसरा पेपर सॉल्व करने जा रहे हैं जिसका जो सेट 2 नाम है, सेट 2 नाम है और कोड क्या है 6522। तो देखो पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन दिया हुआ आपके सामने dx अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स, आपको इसकी इंटीग्रेशन करनी है। 1 प्लस कॉस एक्स की इंटीग्रेशन कैसे करते हैं देखो, इसमें क्या करो 1 प्लस कॉस एक्स का डायरेक्ट फॉर्मूला होता है 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2। 1 प्लस कॉस एक्स का क्या फॉर्मूला होता है 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2। यहां लिख दो 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 dx। ये 2 बाहर, 1 बाय कॉस होता है सीकेंड, सीकेंड स्क्वायर एक्स बाई 2। सीकेंड एक्स की इंटीग्रेशन होती है tan x, ये बनेगा tan x बाई 2। और फिर आपको x बाई 2 की डिफरेंशिएशन करनी है। x बाई 2 की डिफरेंशिएशन 1 बाई 2 होती है, तो डिवाइड में लिखना भूलना नहीं। तो ये और ये कैंसिल हो जाएगा, तो आंसर आ जाएगा tan x बाई 2 प्लस c। क्या आंसर आएगा tan x बाई 2 प्लस c d। देखो जी ये पहला कंप्लीट हुआ, अब करते हैं दूसरा। सेकंड, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स प्लस 1 बाई एक्स। आपको लोकल मैक्सिमम और लोकल मिनिमम वैल्यू निकालनी है, ठीक है। लोकल मैक्सिमम और लोकल मिनिमम, तो इसको डिफरेंशिएट कर लो। x का डेरिवेटिव 1, 1 बाई एक्स का डेरिवेटिव माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर। अब क्रिटिकल पॉइंट निकालो, एफ डैश एक्स को 0 ले लो, तो यहां से आ जाएगा 1 माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0, 1 इक्वल टू 1 बाई एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1, इसको उधर लेके एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1, एक्स इक्वल टू प्लस माइनस 1। अब डबल डेरिवेटिव निकाल लो, इसको दोबारा डिफरेंशिएट करो, इसका डेरिवेटिव आएगा 2 अपॉन एक्स क्यूब। अब इसमें एक ही करके वैल्यू डालो, पहली वैल्यू 1, 1 और माइनस 1 एक ही करके डालनी, 1 डालोगे तो कितना आएगा, ये 1 0 से बड़ा है, 0 से बड़ा है तो ये पॉइंट मिनिमम हो जाएगा, ये मिनिमम हो गया, ठीक है। अब आपको निकालिए मिनिमम वैल्यू, ये पॉइंट है, इसको पॉइंट बोलेंगे, पॉइंट ऑफ मिनिमम। अब आपको निकालनी लोकल मिनिमम वैल्यू। आपने क्या करना है, ये जो पॉइंट आया 1 इसमें रिप्लेस कर दो, x की जगह 1, 1 प्लस 1 बाय 1 प्लस 1 बाय 1 2 हो जाएगा। तो देखो लोकल मिनिमम वैल्यू नहीं, इनमें से कोई भी नहीं है, ठीक है। इसी तरह f डबल डैश 2 निकालो, f डबल डैश 1। अब इसमें x की जगह माइनस 1 यहां डालो, तो ये बनेगा 2 अपॉन माइनस 1 का क्यूब, तो ये -2 हो जाएगा, ये 0 से छोटा है तो ये मैक्सिमा हो गया, पॉइंट ऑफ मैक्सिमम, इसको बोलेंगे पॉइंट ऑफ मैक्सिमम। अब आपको निकालनी है लोकल मैक्सिमम वैल्यू, तो क्या करो, ये जो -1 है ये -1 इसमें डाल दो, -1 1 अपॉन -1, -1 1 अपॉन -1, तो ये -2 हो जाएगा। तो देख लो लोकल मैक्सिमम वैल्यू 2 पे नहीं है, लोकल मिनिमम वैल्यू -2 पे नहीं है, लोकल मैक्सिमम वैल्यू इज -2, ये करेक्ट है। लोकल मिनिमम वैल्यू इज लेस देन लोकल मैक्सिमम वैल्यू, नहीं ये तो बड़ी थी ना इससे। ये लो जी, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 2। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन गिव द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द कर्व y इक्वल टू एक्स स्क्वायर एंड लाइन y इक्वल टू 16। आपको एरिया निकालना है, देखो कैसे करेंगे। सबसे पहले आपके पास दिया हुआ है एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई, ये हो गया। फिर उसके बाद क्या देके रखा हुआ है, उसके बाद दिया हुआ है y इक्वल टू 16, ये 16 मान लो, ये y का 16 है, यहां से स्ट्रेट लाइन खींच लो, इस ये एरिया आपको निकालना है। तो एरिया क्या हो जाएगा, देखो एक का निकाल लो दूसरे का डबल कर लो, सिर्फ इसका निकाल लो इसका डबल कर लो, और हम यहाँ पे y एक्सिस का एरिया निकालेंगे क्योंकि ये y एक्सिस का एरिया है। तो लिमिट होगी यहां से लेकर यहां तक 0 से 16, और y एक्सिस का एरिया निकाल रहे हैं। y एक्सिस में क्या होता है x dy होता है, और ये डबल कर रहे हैं, इसका इसका सेम है ना, तो 2 से मल्टीप्लाई कर लो और x की वैल्यू यहां से निकाल लो, रूट y इसमें डाल दो, 0 से 16 रूट y dy। तो देखो कौन सा वाला मैच हुआ, डी। क्वेश्चन नंबर 3 का डी आंसर। नेक्स्ट अगला देखो, क्वेश्चन नंबर 4, द जनरल सोल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। इसका जनरल सोल्यूशन निकालना है, इसको इधर ले आओ, एक्स डी वाई इक्वल टू वाई डी एक्स।
अब x और y वाले अलग अलग करो, y वाले एक तरफ, dy देखो y वाले एक तरफ की और x को यहां लाओ, dx अपॉन x, दोनों तरफ इंटीग्रेशन कर दो। 1 बाय वाई की इंटीग्रेशन log y, 1 बाय x की इंटीग्रेशन log x। ठीक है, इसमें जब दोनों तरफ log हो तो log c लिख दो, तो ये बन जाएगा log y इक्वल टू, देखो यहां पे आंसर मैच नहीं कर रहा ना, आंसर मैच नहीं कर रहा है, कर रहा है, फिर पता है क्या करो, एक्स वाई इक्वल टू के वर, हमने उसको उस तरफ लेके डी वाई को वाई, वाई आ गया log वाई डी वाई डी। फिर एक काम करो, इसमें ना log c को उस तरफ लिख दो, हाँ तब मैच कर जाएगा। एक काम करो, log c यहां लिख दो, log c के बजाय log k लिख दो, यहां पे log की प्रॉपर्टी लगा दो, ये बनेगा log m प्लस log n, log k y हो जाएगा इक्वल टू log x, ये log की प्रॉपर्टी होती है, तो k y इक्वल टू x हो जाएगा, x इक्वल टू k y। ठीक है, तो ये वाला मैच कर जाएगा। ठीक है, आंसर के हिसाब से हमने log c लगाया जहां पे लगता था। देखो अगला, नेक्स्ट द इंटीग्रेटिंग फैक्टर। इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालने के लिए आपको dy बाय dx का कोफिशिएंट 1 करना पड़ेगा, तो इसको 2x से डिवाइड करो, सबको 2x से डिवाइड कर दिया, तो ये बनेगा dy बाय dx, ये और ये कैंसिल हो गया, इसको लिखो -1 बाई 2x y इक्वल टू 3 बाई 2x। निकालो इंटीग्रेटिंग फैक्टर, इंटीग्रेटिंग फैक्टर होता है e रेस्ट पर p dx, p है -1 बाई 2x dx, -1 बाई 2 बाहर, 1 बाई x की इंटीग्रेशन log x होती है, -1 बाई 2 को इसके ऊपर ले जाओ, ये बन जाएगा x की पावर -1 बाई 2, ये n log m, log की पावर n होता है, e और log कैंसिल हो जाता है, तो x की पावर -1 बाई 2, 1 अपॉन x की पावर 1 बाई 2, 1 बाई रूट एक्स, तो ये आंसर हो जाएगा बी, फिफ्थ का बी। नेक्स्ट सिक्स्थ में क्या दिया देखो, ये सेम क्वेश्चन बार बार रिपीट हुआ, 25 में पूछा गया, 24 में पूछा गया और फिर से आया 26 में भी आया। इफ मैग्नीट्यूड ऑफ ए इक्वल टू 5 एंड लैम्डा बिलोंग्स टू -2 से 1, देन सम ऑफ ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट वैल्यू, आपको इसकी स्मॉलेस्ट और ग्रेटेस्ट वैल्यू का सम करना है। तो देखो लैम्डा ए वेक्टर निकाल, इसको ऐसा लिख दो, मॉड अलग अलग कर दो, दोनों के मॉड अलग अलग कर दिए, कर सकते हैं हम ऐसा, मॉड ए वेक्टर किसके बराबर है 5 के, तो ये बना 5 मॉड लैम्डा। अब इसकी वैल्यू निकालनी है, देखो लैम्डा की वैल्यू -2 और 1 के बीच में है, तो जब आप मॉड लगाओगे, मॉड लगाने पे लैम्डा की वैल्यू 0 से 2 के बीच में हो जाएगी, है ना। देखो कैसे, लैम्डा की वैल्यू -2 और 1 के बीच में थी, -2 और 1, इनके बीच में 0 भी आएगा, -1 भी आएगा और बड़े सारे पॉइंट्स आएंगे। इसका मॉड लगाओ, इसका मॉड करोगे 2 आएगा, इसका मॉड करोगे 1 आएगा, इसका मॉड करोगे 0 आएगा, इसका मॉड करोगे 1 आएगा। तो देखो सबसे छोटी वैल्यू 0 है और सबसे बड़ी वैल्यू 2 है, तो वही लिखा, मॉड लैम्डा की वैल्यू 0 और 2 के बीच में लाई करेगी, इसका मतलब यही है। अब आपको क्या चाहिए 5 मॉड लैम्डा, तो 5 से मल्टीप्लाई करो, इसको 5 से मल्टीप्लाई करो 0, इसको 5 से मल्टीप्लाई करो और इसको 5 से मल्टीप्लाई करो, 2 5 10 हो जाएगा, तो बन गया 0। ये देखो किसके बराबर है, मॉड लैम्डा ए के, और ये बन गया 10। तो ये है ग्रेटेस्ट, ये है ग्रेटेस्ट और ये है स्मॉलेस्ट, ये सबसे बड़ी छोटी और ये सबसे बड़ी। आपको इनका सम करना है, कर दो सम, 0 प्लस 10 या 10 प्लस 0, 10 आंसर होगा सी, सिक्स्थ का सी हो जाएगा। देखो इसको, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड 3 मेकिंग इक्वल एंगल विद x एक्सिस, y एक्सिस एंड परपेंडिकुलर टू z एक्सिस। देखो इक्वल एंगल का मतलब है कि ये आपके पास आ गया, समझना पहले क्या दिया है, ये एक्स वाई जेड प्लेन है, ये मान लो कोई वेक्टर, इस वेक्टर का नाम ए वेक्टर रख लो जिसका मैग्नीट्यूड 3 दिया हुआ है, ये एक्स और वाई के साथ इक्वल एंगल बना रहा है, मतलब ये अल्फा है, ये भी अल्फा है, और जेड के साथ 90 डिग्री का एंगल बना रहा है ना, जेड के साथ 90 डिग्री का एंगल, ये 90 डिग्री हो गया।
ये 90 डिग्री। अब देखो वेक्टर क्या होता है, अगर आपने पढ़ा हो क्या करना होता है, जो मैग्नीट्यूड होता है उससे मल्टीप्लाई करो इनटू, इसको क्या बोलते हैं, एल आई एम जे एन के, है ना, एल आई एम जे एन के। अब एल एम एन क्या होता है, देखो एल होता है यहाँ पे कॉस अल्फा, एम क्या होता है, एम होता है कॉस अल्फा, और एन क्या होता है, एन होता है कॉस 90। कॉस 90 0 होगा। अब आपको बस क्या करना है, आपको एल और एम की वैल्यू निकालनी है। देखो एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर 1 के बराबर है। ध्यान से देखो यहाँ पे एल और एम बराबर है, ये दोनों बराबर है, तो 2 एल स्क्वायर ये 0 है, तो यहां से एल स्क्वायर हो जाएगा 1/2। यहाँ पे आंसर प्लस में ही दिया हुआ है, तो अब इसको लिख दो 1/√2। ये एल की वैल्यू यहां डाल दो, 1/√2 आई, 1/√2 जे, और एन 0 है, तो बन गया 3/√2 आई, 3/√2 जे, 3/√2 आई, ये आंसर हो जाएगा। इसको रैशनलाइज कर लो, √2 को रैशनलाइज कर लोगे तो ऐसा बन जाएगा 3√2/2, 3√2/2। हम समझ गए ना, रैशनलाइज करना है, √2 को रैशनलाइज कर लो, ऐसा है ना, 3/√2, इसको रैशनलाइज करोगे तो ऐसा बन जाएगा 3√2/2 हो जाएगा। अब देखो 8th, डायरेक्शन कोसाइंस निकालनी है। देखो इसकी डायरेक्शन कोसाइंस क्या होंगी, इसको लिखो x/1 y/1, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना, 1 माइनस जेड है ना, माइनस कॉमन निकाल लो, एक्स वाई जेड का कोफिशिएंट पॉजिटिव होना चाहिए। अब माइनस, इसको ऐसे लिख दो, माइनस को नीचे ले लो, तो इसको बोलते हैं डायरेक्शन रेशियोज। 1 1 -1 डायरेक्शन रेशियोज होती है। आपको निकालनी है डायरेक्शन कोसाइंस, तो एल हो जाएगा 1 इन तीनों का स्क्वायर कर लो, -1 का स्क्वायर, ये 1/√3 हो जाएगा, ये डायरेक्शन कोसाइंस है। एम हो जाएगा, ऊपर ये लिखो 1 और नीचे सेम, फिर ऊपर लिखो -1 और नीचे सेम, 1/√3 1/√3 -1/√3, बी आंसर, 8th का बी। नेक्स्ट देखो, इन अ लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम द लीनियर फंक्शन विच हैज टू बी मैक्सिमम और मिनिमम, मैक्सिमाइज और मिनिमाइज। देखो जब अगर आपको याद हो, आप लीनियर प्रोग्रामिंग में मैक्सिमाइज और मिनिमाइज किसको करते हो, है ना, जब आपके जेड ये देके रखो ex + b, इसी को मैक्सिमाइज और मिनिमाइज करते थे, और इसको क्या बोलते हैं, ऑब्जेक्टिव फंक्शन, है ना, क्या बोलते हैं, ऑब्जेक्टिव फंक्शन। आपको पास क्वेश्चन होता था मैक्सिमाइज्ड या मिनिमाइज्ड क्वेश्चन आता था, तो वो यही होता है ना। नेक्स्ट, आपके पास ये ग्राफ दिया हुआ है, आपको बताना है फॉर द फिजिबल रीजन नॉन ट्रिवियल कंस्ट्रेंट्स, आपको बताना है कि इनमें से कौन सा इसका कंस्ट्रेंट्स हो सकते हैं। तो जैसे इसमें देखो, देखो इस पहले तो इसकी इक्वेशन निकाल लो। इक्वेशन कैसे निकालते हैं, अगर आपको इक्वेशन निकालनी हो, इक्वेशन निकालने के लिए ये फॉर्मूला याद रखो, x a + 5y, ये फॉर्मूला। जैसे आपने इसकी इक्वेशन निकालनी है, पहले इस लाइन की देखो, ये a ले लो, ये 5 पॉइंट है, और ये b ले लो, ये भी 5 है ना, तो ये बनेगा, ये बन जाएगा x/5 + y/5 = 1। और एक चीज नोट करो, यहां पे देखो इसका जो एरिया है ना, इस लाइन का एरिया नीचे वाला है ना, तभी तो नीचे वाला होगा, नीचे वाला नहीं है, ऊपर वाला है ना, ऊपर वाला है। देखो इस लाइन का एरिया ऊपर वाला आ रहा है, तभी तो ये कॉमन इसमें आएगा। तो जब ऊपर वाला है तो आपको क्या लिखना है, आपको ग्रेटर लिखना है, यहाँ पे > 1 लिख दो, 5 को उस तरफ ले जाओ, x + y > 5, ये पहली इक्वेशन मिल गई। ठीक है, तो x + 5, देखो एक ये है एक ये है, ये दोनों तो बिल्कुल नहीं है। अब दूसरी चेक करते हैं, दूसरी में देखो क्या हो रहा है। अब दूसरी ये वाली इक्वेशन देखना, ये पॉइंट है 3, इसका नाम c रखो, और ये है d, तो इसकी इक्वेशन क्या बनेगी, 3 और ये 9 है, तो x/3 + y/9 = 1 हो गया। अब यहाँ पे लेस आएगा कि ग्रेटर आएगा, देखो इसका एरिया नीचे वाला आ रहा है, नहीं इस लाइन का जो एरिया वो नीचे वाला आ रहा है ना, तभी तो दोनों के पीछे कॉमन होगा, इसका ऊपर वाला आ रहा था, तो इसमें नीचे वाला आ रहा है, तो क्या लिखना, लेस देन = 1, इसका एलसीएम ले लो, ये बन जाएगा 3x + y > 9। तो देख लो कौन सा वाला मैच हो, ये वाला मैच हो जाएगा,
ये भी गलत है। ये क्वेश्चन नंबर 10। अब आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में फॉर टू इवेंट्स प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू 0, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इज नॉट इक्वल टू 0। आपको ये निकालना है। प्रोबेबिलिटी ए डैश, इस पे लगाओ कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, ये बनेगा ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी डैश। इसमें डी मॉर्गन्स लॉ, ये बनेगा ए यूनियन बी का होल डैश, है ना। डैश कैसे हटाते, डैश हटाते 1 माइनस करके, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ए यूनियन बी अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी डैश। डैश को, डैश मतलब नॉट, नॉट कैसे हटाते हैं, ये आंसर हो जाएगा। नॉट ए की प्रोबेबिलिटी कैसे निकालते हैं, 1 माइनस पी ऑफ ए करके, ठीक है। कैसे हटाते हैं, 1 माइनस पी ऑफ ए करके। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, अ रिलेशन आर ऑन सेट 1 2 3। आपको बताना है कि ये जो रिलेशन है रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, ट्रांजिटिव है। देखो ध्यान से, 1 2 को उल्टा 2 1, 2 2 को उल्टा 2 2, सिमेट्रिक तो है, रिफ्लेक्सिव नहीं है। रिफ्लेक्सिव होने के लिए क्या होना चाहिए, 1 1 2 2 3 3 तीनों होने चाहिए, तो ऐसा तो नहीं है ना। तो आप बोल सकते हो ये तो नहीं है ट्रांजिटिव, रिफ्लेक्सिव तो नहीं है। ट्रांजिटिव चेक कर लो, 1 2 को उल्टा 2 1 नहीं। अगर आप इन दोनों को देखो, देखो ये ए, ये बी, ये बी, ये सी, ए सी आना चाहिए, ए सी 1 1 नहीं है, तो सिर्फ सिमेट्रिक आंसर होगा, ये आंसर हो जाएगा 12th का डी। अगला देखो नेक्स्ट, if A and B are square matrix of same order then which of the following statement is are always true। आपको बताना है कि इनमें से कौन सी करेक्ट नहीं है। ये तो करेक्ट नहीं है, ये भी, ये करेक्ट नहीं है, ये करेक्ट है और ये भी इनकरेक्ट है, ठीक है। तो कौन सी करेक्ट है, सिर्फ तीसरी वाली। कैसे, देखो पहली वाली चेक करके दिखाते हैं। देखो पहली वाली में a प्लस बी इंटू ए प्लस बी, ए माइनस बी, इसको मल्टीप्लाई करो, इसको इससे ए स्क्वायर, इसको इससे माइनस ए बी, इसको इससे बी ए और माइनस बी स्क्वायर। अब देखो हमें पता है ना कि ए बी और बी ए बराबर नहीं होते, तो अब इन दोनों को काट थोड़ा सकते हो, तो ए बी और बी ए बराबर नहीं होते, तो इसलिए ये इनकरेक्ट होगी। और ये देखो ए बी और बी ए बराबर नहीं होते, तो ये भी इनकरेक्ट होगी। अब ये देखो कहता है कि अगर ए बी 0 है तो ए भी 0 होना चाहिए, बी भी 0 होना चाहिए, जरूरी नहीं है। देखो आपको एग्जाम्पल दिखाते हैं, जैसे ये एग्जाम्पल देखो, ए लिया 1 0 0, ये 0 नहीं है, बी लिया 0 0 1, ये इज नॉट इक्वल टू 0 है। अब इनको मल्टीप्लाई करो, इसको इसे मल्टीप्लाई किया 0, इसको इसे मल्टीप्लाई किया 0 0 0, देखो ये 0 के बराबर हो गया। तो ए बी को 0 होने के लिए जरूरी नहीं है कि ए और बी 0 होना चाहिए, तो तीनों गलत है, सिर्फ थर्ड वाली करेक्ट थी। नेक्स्ट, इफ ए इज द सिमेट्रिक मैट्रिक्स, आपको निकालना है 3a प्लस बी प्लस सी। सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स मतलब ए ट्रांसपोज इक्वल टू ए, यहाँ पे ए ट्रांसपोज निकालो। सिमेट्रिक मैट्रिक्स का मतलब होता है कि ऐसा मैट्रिक्स जिसका ट्रांसपोज उसी के बराबर, तो इसका ट्रांसपोज निकालो। 1 ए बी को यहां ले आओ, ये बनेगा 1 ए बी, फिर इसको यहां ले आओ -1 2 सी, फिर इस रो को यहां ले आओ 0 5 3 इक्वल टू ए की जगह ये लिख दो 1 ए बी -1 2 सी 0 5 3। करो कंपेयर, देखो ए हो जाएगा -1, बी हो जाएगा 0, सी हो जाएगा 5, ठीक है। इसमें डाल दो वैल्यू, ए की जगह -1, बी की जगह 0 इधर डाल रहे हैं, और सी की जगह 5, तो आंसर हो जाएगा 2 इसका करेक्ट आंसर, ठीक है। देखो b 0, a -1, c 5, और तीनों को प्लस किया 2, सही है। नेक्स्ट अगला 15, a दिया हुआ है a प्लस ए ट्रांसपोज इक्वल टू आई है, देन आपको x निकालना है। क्या निकालना है, x निकालना है। देखो a प्लस ए ट्रांसपोज इक्वल टू आई दिया हुआ है, इसमें a की वैल्यू लिखो, ये a दिया हुआ है 1/2 cos x माइनस साइन x और 1/2 cos x, ये a हो गया। अब इसका ट्रांसपोज निकालो, इस रो को कॉलम में ले आओ 1/2 cos x माइनस साइन x, इस रो को कॉलम में ले आओ साइन x 1/2 cos x, और इक्वल टू में लिख दो i की वैल्यू, i की वैल्यू है 1 0 0 1। अब इन दोनों को प्लस कर लो,
इन दोनों को प्लस 1/2 cos x प्लस 1/2 cos x बचेगा, sin x माइन ये 0 हो गया, इन दोनों को प्लस करोगे 0, इन दोनों को प्लस करोगे तो cos x, यहां पे बचेगा 1 0 0 1। अब कंपेयर कर लो, cos x इक्वल टू 1, cos x 1 कब होता है, cos x 1 होता है 0 में, है ना, क्योंकि आपको -90 से 90 के बीच में जाना है, तो cos x 1 0 पे होता है, तो सी आंसर हो जाएगा, सी। देखो अगला, फॉर अ स्क्वायर मैट्रिक्स 3a का इनवर्स निकालना है, 3a का इनवर्स होगा 3 इनवर्स डॉट ए इनवर्स, ये बन जाएगा 1/3 a इनवर्स। नेक्स्ट, इफ दिस डिटर्मिनेंट इक्वल टू -86 देन सम ऑफ ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ ए। आपको क्या करना है, इसको सोल्व करके ए की वैल्यूज निकालनी है और उनका सम करना है। चलो करो एक्सपैंड इसको, -1 ये बनेगा 2a² + 4, फिर +2 ये और ये क्या -4a -0, और फिर +5 ये और ये -8 इक्वल टू -86। तो ये बन जाएगा -2a² -4 -8a -40 इक्वल टू -86। इन सबको उस तरफ ले जाओ, 2a² + 8a, ये 44 में से 86 गया -82, 2 कॉमन निकाल लो, नहीं ये सब उस तरफ ही आ रहे हैं ना, 2 कॉमन निकाल लो, a² + 4a -21, इसको फैक्टराइज कर लो, 7a - 3a -21, तो इसको सॉल्व कर लो, a की 2 वैल्यूज आएंगी -7 और 3, अब इनका सम कर लो, -7 + 3 4 हो जाएगा, -4 आंसर सी, 17th का सी। नेक्स्ट अगला देखो 18th, इफ e⁻x + y = 3x देन dy/dx। आपको क्या करना है, इसको डिफरेंशिएट करना है, e⁻x की सेम होती है, अब x + y की करो, x की 1 y की dy/dx, 3x की 3 हो जाएगी, इसको यहां ले आओ, 1 + dy/dx = 3/e⁻x + y, 1 को इस तरफ ले आओ, तो ये बनेगा 3/e⁻x + y -1, इसका एलसीएम ले लो, e⁻x + y 3 - e⁻x + y, तो आंसर हो जाएगा डी, 18th का डी आंसर हो जाएगा। देखो नेक्स्ट 19th, अ लाइन कैन हैव डायरेक्शन रेशियोज 1 1 1, मतलब कहता है कि ये L है, L1 है, M1 है और N1 है, ये पॉसिबल है। देखो L² + M² + N² 1 के बराबर होता है, तो अगर आप यहाँ पे वैल्यू डालो 1 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर, तो 3 = 1 थोड़ा हो सकता है, इसलिए ये फॉल्स है, A इज फॉल्स। cos थीटा इक्वल टू 1, थीटा इक्वल टू 0, करेक्ट, cos थीटा 1 है तो थीटा 0 डिग्री पे ही होगा, ये ट्रू है। लो जी, आपने क्या लिखना था, A इज फॉल्स, R इज ट्रू। नेक्स्ट अगला, फॉर 2 वेक्टर्स A क्रॉस B का होल स्क्वायर प्लस A डॉट B का होल, ये तो हमने आपको लैग्रेंजियस आइडेंटिटी बताई हुई है, ये ट्रू है ना, जब हमने आपको क्लास में पढ़ाया था, ये लैग्रेंजियस आइडेंटिटी बोलते हैं। A क्रॉस B = A डॉट B इंटू tan थीटा, देखो A डॉट B क्या होता है, मैग्नीट्यूड ऑफ A मैग्नीट्यूड ऑफ B cos थीटा, और tan थीटा की वैल्यू होती है sin थीटा बाय cos थीटा, ये और ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये A क्रॉस B ही तो है, तो ये करेक्ट है, ये भी ट्रू हो गया। तो आपने लिखना था A इज ट्रू, R इज ट्रू एंड R इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ A, शायद B आंसर होगा इसका, ठीक है, R इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ A, क्योंकि इसका तो कुछ फायदा नहीं हो, रीजन का तो इस पर कोई फायदा ही नहीं हो रहा देने का। लो जी, अब सेक्शन बी स्टार्ट करते हैं, फाइंड द एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू। आपको दोनों के बीच में और पूछा गया, आपको पहले पार्ट का एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है। देखो पहले इसको सॉल्व करो, इसका डेरिवेटिव क्या होगा, -sin x + 2 sin x cos x, है ना। अब इसको 0 के बराबर ले लो, f' = 0, दोनों में देखो sin x कॉमन है, sin x कॉमन निकाल लेना, अंदर बचेगा -1 + 2 cos x,
इक्वल टू 0, तो साइन एक्स की दो वैल्यूज आएंगी, एक तो बनेगा साइन एक्स इक्वल टू 0 और एक बनेगा -1 + 2 cos x इक्वल टू 0। तो cos x की वैल्यू आ जाएगी 1/2। साइन एक्स 0 कब होता है? साइन एक्स 0 0 पे होता है और पाई पे होता है, 0 से पाई के बीच में रहना आपको। cos x 1/2 कब होता है? 60 डिग्री पे। अब आप क्या करो, ये तीनों वैल्यू उठा के इसमें डालो, एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू मिल जाएगी। तो f0 इसमें 0 डालो, cos 0 1, sin 0 0, ये 1 हो गया। फिर दूसरा पाई डालो, cos पाई -1, sin पाई 0, तो -1 हो गया। तीसरा π/3 डालो, cos π/3 1/2, sin π/3 √3/2, है ना। cos 60 डिग्री 1/2 पे ही होता है ना, तो ये बना 1/2 अपॉन 3/4, तो बन जाएगा 5, 2 इधर जाएगा 5/4, है ना। cos 60 1/2, sin 60 √3/2, 3/4, 2 + 5। हाँ, तो ये मैक्सिमम वैल्यू है, इसको बोलेंगे ये मिनिमम है, ये 1 है, ये 1 पॉइंट समथिंग है, तो ये एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू है। अब इसका और वाला देखो, और में क्या लिखा हुआ है, if the volume of a hemisphere increases at a uniform rate, यूनिफॉर्म मतलब कांस्टेंट रेट, कि इसका जो वॉल्यूम है वो इंक्रीज कर रहा है, कितना? एट अ कांस्टेंट रेट, मतलब कि dv/dt कांस्टेंट के बराबर है, k के बराबर। यहां पे जो k है वो कांस्टेंट है। उसके बाद क्या लिखा हुआ है, प्रूव दैट इट्स सरफेस एरिया वेरीज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स रेडियस। आपको प्रूव करना है कि जो सरफेस एरिया हेमिस्फेयर का, मतलब ds/dt, वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है रेडियस के। इनवर्सली मतलब 1/r, आपको ये प्रूव करना है, ds/dt इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r। देखो कैसे करेंगे। सरफेस एरिया हेमिस्फेयर का क्या होता है? स्फेयर का होता है 4πr², हेमी मतलब आधा, 2πr²। आप इसको डिफरेंशिएट करो विद रिस्पेक्ट टू t से, ये बन जाएगा 4πr, r की करो, ये बनेगा dr/dt। अब dr/dt की वैल्यू इससे निकाल लो। देखो यहां पे क्या दिया है, वॉल्यूम, वॉल्यूम स्फेयर का होता है 4/3πr³, हेमी है मतलब आधा, 2/3πr³। इसको डिफरेंशिएट करो, ये बनेगा dv/dt विच इज इक्वल टू 2π/3, r³ की हो जाएगी 3r², और r की हो जाएगी dr/dt, और dv/dt की वैल्यू k डाल दो, और इसको यहां ले आओ, 2πr² को यहां ले आओ, इक्वल टू dr/dt हो जाएगा। dr/dt की वैल्यू यहां डालो, ds/dt इक्वल टू 4πr इंटू dr/dt की जगह ये लिख दो k/2πr²। अब देखना जरा ध्यान से, ये पाई कैंसिल, ये 2 कैंसिल, ये r कैंसिल, तो इसको लिखो ds/dt 2k बचा, और इंटू में बचा 1/r। अब ध्यान से देखो, ये कांस्टेंट है ना, तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, ds/dt इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r, है ना, लिख सकते हैं ना ऐसा, ये कांस्टेंट है। तो ये प्रूफ हो गया। देखो यही तो प्रूफ करना था। 21 का सेकंड पार्ट भी प्रूफ हुआ। अब बढ़ते हैं 22, इफ AB इक्वल टू दिस वेक्टर, AC इक्वल टू दिस वेक्टर, रिप्रेजेंट द साइड्स ऑफ ट्राइंगल ABC। AB और AC यहाँ पे ट्राइंगल की साइड है। प्रूफ दैट द मीडियन, आपको प्रूफ करना है कि मीडियन ये होना चाहिए। देखो कैसे करेंगे, ये हो गया आपका A, B, ये C, ठीक है, ये मीडियन हो गया आपका। अब डायरेक्शन A से B लेना और A से C लेना। अब आपको प्रूफ करना है कि आपका जो मीडियन है वो AB + AC/2 होना चाहिए, ठीक है, AD निकालना है। तो कैसे करेंगे, BC की डायरेक्शन ऐसे ले लो, आपको AD निकालने के लिए BD निकालना पड़ेगा, पहले AD निकालने के लिए आपको BD निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो देखो इन ट्राइंगल ABC, पहले हम BC निकालते हैं। देखो ट्राइंगल लॉ लगा रहे हैं, इन दोनों का सेम ऑर्डर है, तीसरे के बराबर, तो AB + BC इक्वल टू AC हो गया, ठीक है। यहां से क्या करो, BC निकालो, BC क्या होगा, AC - AB, AC - AB। अब क्या करो, यहां से AD निकालो, AD क्या होगा, BC/2,
क्यों? क्योंकि ये मीडियन है ना, तो ये लेंथ और ये लेंथ बराबर होगी, तो BD AC का आधा हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या करो, BC की वैल्यू कर लो, AD हो जाएगा, इसको 1/2 से डिवाइड करो, 1/2 AC माइनस 1/2 AB। ठीक है, अब आपको क्या निकालना है, आपको निकालना है AD, ये BD था, सॉरी यहाँ ठीक है ना, BD था, ये हमने बोला BD था लेकिन लिख दिया गलती से AC। ठीक है, जो BD था वो AC BC का आधा हो जाएगा। आपको निकालना है AD, तो इन ट्राइंगल ABD में आ जाओ, ABD। देखो इस ट्राइंगल में इन दोनों का सेम ऑर्डर है, तो AB प्लस BD इक्वल टू AD। अब लिख दो AB AD इक्वल टू AB प्लस BD। यहां पे BD की वैल्यू डालो, BD क्या दिया भाई, ये दिया हुआ 1/2 AC माइनस 1/2 AB। तो ये बनेगा AD इक्वल टू, देखो इन दोनों को माइनस कर लो, AB में से 1/2 गया, एक में से आधा गया, आधा बचेगा, तो बचेगा 1/2 AB, और फिर ये बचा 1/2 AC। तो AD हो जाएगा AB प्लस AC/2। ठीक है, और AB और AC हमें ये भी तो निकालना है, ये तो प्रूफ कर दिया, देखो हमने यहां तक तो प्रूफ कर दिया। अब हमें लेंथ ऑफ मीडियन निकालनी है, AD की लेंथ निकालनी है, तो AB प्लस BC को ऐड, AC को ऐड कर लो। देखो इसमें I है नहीं है, तो 3I हो जाएगा, 3I, फिर J में से J गया कैंसिल, और देखो K प्लस 4K 5K हो जाएगा, और फिर ये 2 इसके नीचे लगा दो, इसके नीचे लगा दो। अब मीडियन की लेंथ निकालनी है, AD का मैग्नीट्यूड निकाल लो, तो मीडियन की लेंथ निकल जाएगी 3/2 का स्क्वायर 9/4, 5/2 का स्क्वायर 25/4, तो ये बन जाएगा √34/4, तो बनेगा √34/2। ये आंसर हो गया मीडियन की लेंथ का। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ फुट ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम ओरिजिन टू लाइन दिस। देखो ये आपके पास कोई पॉइंट है ओरिजिन, और एक ये लाइन दी हुई है, ये लाइन है x/1 y+1/-1 z-3/-2। अब यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करो, आपको ये पॉइंट निकालना है। यहां पे m को बोलेंगे फुट ऑफ परपेंडिकुलर, m को क्या बोलेंगे, फुट ऑफ परपेंडिकुलर, और आपको इसके कोऑर्डिनेट्स निकाल। ठीक है, तो कैसे करेंगे, देखो ये क्वेश्चन हमने करवाया था लास्ट, जब क्या बोलते हैं, जब हमारी ना वो थी मैराथन में ये सारे क्वेश्चन करवाए थे आप लोगों को। तो कैसे करेंगे, देखो इसको इक्वल टू लैम्डा रख लो, इसको कंपेयर करो, x/1 इक्वल टू लैम्डा, 1 को इस तरफ ले जाओ, x इक्वल टू लैम्डा। अब इसको कंपेयर करो, y+1/-1 इक्वल टू लैम्डा, इसको यहां ले जाओ, y इक्वल टू -λ-1, और यहां से z की वैल्यू निकाल लो, -2λ+3। ठीक है, अब आपको क्या करना है, देखो तो ये वाला जो पॉइंट आ गया वो ये आ गया, लैम्डा -λ-1 और -2λ+3। देखो आपको बस लैम्डा की वैल्यू निकालनी है। लैम्डा की वैल्यू कैसे निकलेगी, ये लाइन और ये लाइन आपस में परपेंडिकुलर है, इसको L नाम दे दो। देखो सिंस OM इज परपेंडिकुलर टू लाइन L, तो अगर दो लाइंस परपेंडिकुलर हो तो रिलेशन होता है A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 इक्वल टू 0। इसको यूज करो, देखो इसकी डायरेक्शन रेशियोज क्या होंगे, इसको इससे माइनस कर दो, लैम्डा -0 लैम्डा, इसको इससे माइनस करो, -λ-1, इसको इससे माइनस करो, -2λ+3, और इसकी डायरेक्शन रेशियोज, इस लाइन की जो डायरेक्शन रेशियो है 1 -1 -2, लगाओ फॉर्मूला, A1 A2 1 इंटू लैम्डा, B1 B2 -1 इंटू -λ-1, C1 C2, ये C1 ये C2 -2 इंटू -2λ+3, ये बनेगा λ+1
-4 लैम्डा और ये बन जाएगा -6। ठीक है, इसको सॉल्व कर लो, लैम्डा की वैल्यू सॉल्व करने पे 5/6 आ जाएगी। तो आपको निकालना है m पॉइंट, है ना, तो ये लैम्डा की वैल्यू यहां डाल दो, बस आंसर आ जाएगा। लैम्डा की जगह यहाँ पे 5/6, तो 5/6 यहाँ पे 5/6 डालो, -5/6 -1 तो -11/6, और फिर यहां पे रिप्लेस करो, -5/6 ये बन जाएगा 5/6, 2 12, 12 में से 10 गए, 4/3 है ना। एक बार दोबारा देखना, -10/6 कट जाएगा ना, 2 कट गया, हाँ ठीक है, 4/3, 4/, ये नहीं दिखाना यहाँ पे, ये देख यहाँ लिख लेना 4/3 आएगा। देखो जी ये कंप्लीट हो गया। अब आ जाओ नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 दोनों के पार्ट में और है। चेक वेदर द फंक्शन, आपको चेक करना है कि फंक्शन ऑन टू है कि नहीं है, एक ही करके चेक करेंगे। देखो ऑन टू निकालने के लिए रेंज और कोडोमेन बराबर होनी चाहिए। तो पहले तो आप इसकी कोडोमेन देखो, कोडोमेन दिया ऑल रियल नंबर्स, कोडोमेन होगी ऑल रियल नंबर्स। अब निकालो रेंज, रेंज निकालने के लिए क्या करो, लेट करो y इक्वल टू एफ एक्स, यहां पे एफ एक्स की वैल्यू रिप्लेस करो, एफ एक्स ये दिया हुआ है x -2 अपॉन x -3। अब यहां से x की वैल्यू निकालो, क्रॉस मल्टीप्लाई xy -3y इक्वल टू x -2, x वाले एक तरफ करो, x वाले एक तरफ, xy माइनस x, 3y को इस तरफ ले जाओ, दोनों में x कॉमन, ये बचेगा y -1, 3y -2, y -1 को इसके नीचे ले, तो ये बन जाएगा 3y -2 अपॉन y -1। अब देखो y की जगह यहाँ पे कुछ भी रख लो, लेकिन 1 नहीं रख सकते, क्योंकि जैसे आपने 1 रखा डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा। तो अब लिख दो कि y -1 इज नॉट इक्वल टू 0, ये 1 नहीं हो सकता, तो y इज नॉट इक्वल टू 1, तो 1 को छोड़ के बाकी कुछ भी रिप्लेस कर लो, तो रेंज हो जाएगी ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट 1। देखो ये दोनों बराबर नहीं है, इज नॉट इक्वल टू कोडोमेन, तो f इज नॉट ऑन टू, f इज नॉट ऑन टू। देखो जी ये भी हो गया। नेक्स्ट आ जाओ अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25, नहीं 24 का और भी तो है आपके पास। चेक वेदर f z क्रॉस z टू z क्रॉस z डिफाइंड बाय f ऑफ x y इक्वल टू 2y 3x इज इंजेक्टिव और नॉट। इंजेक्टिव मतलब 1 1, आपको चेक करना है कि ये फंक्शन 1 1 है कि नहीं है। देखो 1 1 के लिए क्या करो, लेट कर लो x1 y1, लेट x1 y1 और x2 y2, ये ले लो z क्रॉस z, ठीक है। अब निकालो f x1 y1, f x1 y1, f x2 y2। देखो x1 y1 आपने क्या करना है, यहां पे y की जगह y1 रख दो और x की जगह x1 रख दो। इसी तरह x2 y2, यहां पे y2 रख दो, यहां x2 रख दो, 2y2 3x2। अब कंपेयर कर लो, ठीक है। आप इसको ना x मान लेना और इसको y मान लेना। देखो कंपेयर करो, 2y1 इक्वल टू 2y2, 3x1 इक्वल टू 3x2, ये 3 3 कैंसिल, ये 2 2 कैंसिल। तो अब देखो y1 इक्वल टू y2, x1 इक्वल टू x2, तो इसका मतलब है कि x1 y1 और x2 y2 भी बराबर हो जाएंगे। तो अब इसको xy मान लो, तो ये दोनों बराबर हो गए, तो f11 हो गया। 1 1 मतलब इंजेक्टिव हो गया, f इज इंजेक्टिव। चलो जी 25 है, x इक्वल टू साइन टी माइनस कॉस टी, y इक्वल टू साइन टी इंटू कॉस टी, डी वाई बाय डी एक्स निकालना है एट टी इक्वल टू पाई बाय 4। इसको डिफरेंशिएट करो, ये बनेगा कॉस टी, ये बनेगा प्लस साइन टी, इसमें पाई बाय 4 डाल दो, x की जगह पाई बाय 4, कॉस टी की जगह पाई बाय 4, कॉस पाई बाय 4 1/√2, ये भी 1/√2, ये बन जाएगा 2/√2। ठीक है, अब आ जाओ इसको ना 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लो, ये फॉर्मूला बन जाएगा, ये साइन 2 थीटा का फॉर्मूला होगा। आप u इंटू वी लगा के भी कर सकते हो, इसको डिफरेंशिएट कर लो,
ये बन जाएगा 2 cos 2t। अब इसमें t की जगह π/4 रिप्लेस करो तो ये बचेगा cos 90। cos 90 की वैल्यू 0 होगी, हमें निकालना है dy/dx। तो ये बनेगा dy/dt अपॉन dx/dt। dy/dt की जगह 0 लिख दो और इसकी जगह ये लिख दो 0/2/√2, तो 0 आंसर हो जाएगा। ये लो, सेक्शन बी भी कंप्लीट होगी। अब स्टार्ट करते हैं सेक्शन सी। नेक्स्ट, डिफरेंशिएशन ऑफ एफ एक्स इक्वल टू 1/(x+1)। फाइंड करना है एफ एक्स और f0 दिया हुआ है log 1/2 के बराबर। ठीक है, ये क्वेश्चन तो हमने आपको बताया था 25 में भी, 24 में भी, 23 में भी। ऐसे क्वेश्चन तो बार बार रिपीट होते हैं। देखो, इसको सॉल्व करने के लिए क्या करना है, जैसे आप डिफरेंशिएशन ऑफ log x करते हो, log x की डिफरेंशिएशन 1/x होती है, तो 1/x की इंटीग्रेशन log x होती है ना। अगर 1/x की डिफरेंशिएशन log x है तो log x की इंटीग्रेशन 1/x। तो इधर भी यही करो, अगर इसकी डिफरेंशिएशन ये है तो इसकी इंटीग्रेशन ये हो जाएगी, तो 1/(x+1) की इंटीग्रेशन fx हो जाएगी। अब इसकी इंटीग्रेशन कर लो। ये सेम क्वेश्चन हमने क्लास में भी किया था, हमने शॉर्ट में भी अपलोड करके रखा हुआ इस क्वेश्चन। इसमें से ex कॉमन निकाल लो, ये बन जाएगा 1+1/ex। अब आप करके देख लो, इसकी जो डिफरेंशिएशन है वो यही है, इसको t ले लो, वो यही आ जाएगा। ठीक है, तो t ले लो, t इक्वल टू 1+1/ex, तो इसकी डिफरेंशिएशन होगी, ये बनेगा -1/ex बनेगा। चेक कर सकते हो, इसको ऊपर ले जाओगे ना, 1+e⁻⁻x, तो ये बनेगा -e⁻x, तो बन जाएगा -1/ex। तो इसमें माइनस से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर लो। अब ये वैल्यू इसमें डाल दो, माइनस को बाहर रहने दो। देखो, -1/ex dx की जगह dt और 1+1/x को t लिया, ये बन गया -1/t की इंटीग्रेशन log t, और t की वैल्यू डाल दो इसमें, t की जगह ये लिख दो 1+1/ex। चलो अब c की वैल्यू निकाल लो, t की वैल्यू निकाल के इसको यूज करो। f0 दिया हुआ है log 1/2 के बराबर, देखो यहां पे 0 डालो, x की जगह 0, ये बनेगा log 1+1/0। देखो 1+1 e⁻0, e⁻0 1 हो जाएगा, तो 1+1 2 हो गया, प्लस c इक्वल टू क्या दिया हुआ है log 1/2, इसको ऊपर ले जाओ 2 की पावर -1, तो इसका माइनस नीचे ले आओ, तो ये और ये कैंसिल हो जाएगा, तो c 0 हो गया, c की जगह 0 लिख दो, बस ये आंसर हो गया। देखो नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 27 के, दोनों के बीच में और पूछा हुआ है। ठीक है, तो कैसे सॉल्व करेंगे, देखो पहले एक एक करके करते हैं। x को यहां ले जाओ, तो ये बन जाएगा dy/dx इक्वल टू y/x। ये x इसके नीचे आएगा, कैंसिल हो जाएगा, ये बन गई है होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। क्या करो, y/x को v ले लो, x को यहां ले आओ, y इक्वल टू vx, इसको डिफरेंशिएट कर दो, इसमें u इंटू वी लगाओ, v बाहर x की 1, x बाहर dv/dx, ये सारी वैल्यू उठा के इसमें डाल दो, बस इतना सा काम करना है। तो ये बन जाएगा, देखो dy/dx की जगह ये लिखो v+x dv/dx, फिर y/x को v लिख दो और y/x को v लिख दो, तो ये बन जाएगा sin² v। ये v और ये v कैंसिल, sin² v को यहां ले आओ, dv/-sin² v, dx को यहां ले आओ अपॉन में x, और दोनों तरफ इंटीग्रेशन कर दो, ये बन जाएगा, देखो ये 1/sin है, 1/sin कोसेक हो जाएगा, कोसेक² v dv, और ये 1/x की इंटीग्रेशन log x हो जाएगी। कोसेक² v की इंटीग्रेशन माइनस cot v होती है, ये प्लस cot v हो जाएगा, और यहां पे v की वैल्यू डाल दो, v कितना था, ये y/x। अब c की वैल्यू निकाल लो, इसको यूज करो, देखो ये x है, ये y है,
तो x की जगह 1, y की जगह π/6, cot x की जगह 1, y की जगह π/6, x की जगह 1, log 1 0 होता है, cot π/6 √3 होता है, c की जगह √3 लिख दो, आंसर आ जाएगा log x प्लस √3। देखो ये भी कंप्लीट हुआ। अब अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसका भी जनरल सॉल्यूशन निकालना है। देखो ये बेसिकली आपके लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, इस फॉर्म में है dx/dy प्लस px इक्वल टू q। dx/dy का कोफिशिएंट 1 होना चाहिए, तो इसको y log y से डिवाइड करो, y log y से डिवाइड कर दो, तो ये और ये कट गया, ये बन गया dx/dy, इसको लिख दो 1/y log y इंटू एक्स, ये बन जाएगा 2/y² log y, ये बन गया। तो सबसे पहले निकालो इंटीग्रेटिंग फैक्टर। इंटीग्रेटिंग फैक्टर होता है e⁻p dy, p है, ये p है, 1/y log y, इसमें log y को t ले लो, log y की इंटीग्रेशन 1/y हो जाएगी, तो बनेगा 1/t, 1/t की log t हो जाएगी, तो ये बन जाएगा e log y, e और log कैंसिल हो जाता है, ये कैंसिल हो जाएगा, log y बचेगा। अब लिखो y x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू q ये दिया हुआ 2/y² log y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर log y, बस इसकी इंटीग्रेशन कर लो, ये बन जाएगा x log y -2 ऊपर जाएगा ना, ये बनेगा -1 -2/y प्लस 27 भी हो गया। नेक्स्ट आ जाओ 28। ये क्वेश्चन तो आप खुद कर लेना, ठीक है, ये तो आसान सा क्वेश्चन है, इसका आंसर बता देते हैं। इसका आंसर जो आता है ना वो 12/6 पे मैक्सिमम आता है, 12/6 पे इसकी मैक्सिमम वैल्यू आती है 168,000। ये देख लेना, इसका ग्राफ बनाना है, ये कर लेना। नेक्स्ट 29th में देखो क्या दिया हुआ है, देखो ये और वाला तो हमने करवाया था, और वाला तो एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन था, ये हमने किया हुआ लाइव क्लास में डिस्कस। देखो क्या, द प्रोबेबिलिटी ऑफ हिटिंग द टारगेट बाय अ ट्रेन स्निपर इज 3 टाइम द प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट हिटिंग द टारगेट ऑन अ स्टॉर्मी डे ड्यू टू हाई विंड स्पीड। देखो अगर आप हिटिंग टारगेट की प्रोबेबिलिटी को x मान लो, ठीक है, हमने जो टारगेट हिट करने की प्रोबेबिलिटी, टारगेट को हिट करने की प्रोबेबिलिटी को हमने x माना, तो नॉट x की क्या होगी, नॉट x की होगी 1 - x, तो वही लिखा हुआ है द प्रोबेबिलिटी ऑफ हिटिंग द टारगेट बाय अ स्निपर, मतलब x इज इक्वल टू 3 टाइम्स, टाइम्स मतलब इनटू नॉट की प्रोबेबिलिटी दी है, नॉट हिटिंग द टारगेट 1 - x, तो इसको सॉल्व कर लो, ये बन जाएगा 3 - 3x, ये बन जाएगा 4x इक्वल टू 3, x इक्वल टू 3/4 हो जाएगा, x की वैल्यू यहां डाल दो, ये 3/4, ये 1 - 3/4 1/4 हो जाएगा। अब निकालना क्या, देखो द स्निपर फायर 2 शॉट्स, कितने इसने फायर किए, 2 शॉट्स, तो प्रोबेबिलिटी पूछी है टारगेट इज हिट, देखो आपको पूछी है प्रोबेबिलिटी टारगेट इज हिट, मतलब A यूनियन B निकाल, तो इसको लिख दो प्रोबेबिलिटी A प्लस प्रोबेबिलिटी B माइनस प्रोबेबिलिटी A इंटरसेक्शन B, ठीक है, यहां पे A और B दोनों ने टारगेट को हिट किया, ठीक है, तो हिट करने की प्रोबेबिलिटी 3/4 है। A यहां पे क्या, पहला शॉट, B है यहां पे दूसरा शॉट, तो इसको लिखो 3/4 इंटू 3/4, और इसको लिख दो P, ये देखो दोनों टारगेट ये अलग अलग हिट करेगा, तो ये बनेगा PA इंटू PB, तो ये बनेगा 3/4 इंटू 3/4, तो ये बन गया 6/4, ये बना 9/16, 24 में से 9 गए 15/16। दूसरा पार्ट है टारगेट एटलीस्ट 1 शॉट मिसेस द टारगेट, मतलब कम से कम एक टारगेट, एक शॉट हिट नहीं होना चाहिए, कम से कम एक नहीं होना चाहिए, तो इसको पता कैसे कर लो, ऐसे करोगे तो बड़ा टाइम लग जाएगा, इसमें पता क्या करना पड़ेगा, एटलीस्ट 1 शॉट, या ऐसा हो सकता है 1 शॉट का मतलब है कम से कम एक बार टारगेट हिट होना चाहिए,
मतलब एक बार हुआ दूसरा नहीं हुआ, इसने लिखा ना टारगेट वन शॉट मिस, मतलब एक बार टारगेट हुआ दूसरा नहीं हुआ। तो इसके लिए पता क्या करो, उल्टा कर दो, 1 माइनस बोथ हिट, ऐसे कर लो। टारगेट दोनों के दोनों हिट हुए, दोनों के दोनों हिट हुए, दोनों के हिट होने की प्रोबेबिलिटी 3/4, 3/4 इंटू 3/4, ये बन जाएगा 7/60। समझ गए ना? एटलीस्ट मतलब कोई भी नहीं, या एक हुआ दूसरा नहीं हुआ, दूसरा हुआ पहला नहीं हुआ, कुछ ऐसा हो गया तो हमने उसको नोट करके निकाल दिया, ऐसे ज्यादा आसान हो जाएगा। चलो जी अगला। अच्छा इसका और वाला भी है, और वाला तो कर ही लोगे ना, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, ये देख लेना, ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, ठीक है, ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, एक्सरसाइज 13.1 का। आंसर लिख देते हैं यहाँ पे आंसर देखो क्या होगा, फादर इन मिडल, इसका आंसर कितना होना चाहिए देख लेना, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, एक्सरसाइज 13.1 का, क्वेश्चन नंबर 12 की 13 है, एनसीईआरटी से चेक कर सकते हो ये वाला। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन नंबर 13, 2x प्लस 1 अपॉन रूट 6x प्लस एक्स स्क्वायर, इसकी इंटीग्रेशन करने के लिए क्या करना है, देखो ये लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक है, क्या दी हुई है, लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक, तो नीचे वाले की डिफरेंशिएशन करो, देखो नीचे वाले की डिफरेंशिएशन है 6 प्लस 2x, अब इसको बैलेंस करो, यहां पे सिर्फ 2x है तो 6, यहां पे प्लस 1 है तो -5 ऐड कर लो, बराबर हो जाएगा। अब इसको अलग अलग कर लो, 6 प्लस 2x अपॉन रूट 6x प्लस एक्स स्क्वायर dx, और इसको इसके नीचे -5 अपॉन 1 अपॉन रूट एक्स स्क्वायर प्लस 6x। इसकी इंटीग्रेशन करने के लिए क्या करो, नीचे वाले को t ले लो, इसकी डिफरेंशिएशन यही होगी, तो इसको t लेके कर लेना, तो ये आंसर आ जाएगा इसका, रूट 6x प्लस एक्स माइनस, इस पे परफेक्ट स्क्वायर लगा दो, देखो 6 का हाफ 3 होता है, 3 का स्क्वायर 9, 3 का स्क्वायर ऐड कर लो, 3 का स्क्वायर सब्ट्रैक्ट कर लो, तो ये बन जाएगा x प्लस 3 का होल स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, इस पे फॉर्मूला अप्लाई कर दो, क्या फॉर्मूला होता है, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो ये बनता है लॉग एक्स प्लस ए, एक्स प्लस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये आंसर हो जाएगा। देखो इसको यहां तक 30 भी हो गया, 8 क्वेश्चन बचे हैं बस। अब देखो अगला नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोनों के बीच में और था, देखो इस पे किंग्स प्रॉपर्टी लगानी थी, इस पे आप किंग्स प्रॉपर्टी लगाते, फिलहाल हम आपको डायरेक्ट बता देते हैं, शॉर्टकट क्या होता है इसका, देखो b माइनस ए बाई 2, ये a है ये b है, तो 6 पाई बाई 12 माइनस पाई बाई 12 ऑन 2, तो ये बन जाएगा 4 पाई, ये बनेगा 5 पाई बाई 24, देखो ये आंसर हो जाएगा इसका, 5 पाई बाई 24 इसका आंसर हो जाएगा। अब और वाला भी देख लो, लेकिन पेपर में आपको शॉर्टकट मेथड से नहीं करना था, किंग्स प्रॉपर्टी लगा के करना था, ठीक है, ये तो हमने हमको सिखाई भी है। और वाला देखो कैसे करना था, इस पे नंबर लाइन बनाओ, मॉड है ना, मॉड के केस में नंबर लाइन बनाओ, नंबर लाइन यहां बनाओ माइनस पाई बाई 6 से पाई बाई 2, देखो मॉड के अंदर दिया हुआ x को 0 के बराबर ले लो, मॉड के अंदर जो भी है उसका 0 ले लो, तो इसको दो पार्ट्स में ब्रेक कर दो, यहां से यहां तक, यहां से यहां तक, तो ये बनेगा माइनस पाई बाई 6 से 0, 0 से पाई बाई 2। देखो अब आपको चेक करना कि ये प्लस से खुलेगा कि नेगेटिव से, देखो 0 से कोई भी बड़ा नंबर लो, पाई बाई 2 होता है, पाई होता है, अब पाई कितना होता है 3.14, 3.14 बाई 2 1.57, तो 0 और 1.57 के बीच में 1 ले लो, 1 इसमें डालो, x की जगह 1 डालो, पॉजिटिव आएगा, फिर इनके बीच में -1 ले लो, -1 नहीं आएगा, चलो -0.1 ले लो, -0.1 x में डालोगे तो नेगेटिव आ जाएगा, तो इसको नेगेटिव से खोल दो, तो इस केस में मॉड नेगेटिव से खुलेगा, साइन माइनस, और इस केस में भी नेगेटिव से खुलेगा, कॉस माइनस एक्स, और इन दोनों केस में पॉजिटिव से खोल दो क्योंकि पॉजिटिव है ना, बस आगे इंटीग्रेशन करनी है, इंटीग्रेशन तो करने आती है सबको, इसका माइनस बाहर आ जाएगा, साइन की इंटीग्रेशन माइनस कॉस होती है तो प्लस हो जाएगा, कॉस एक्स की कॉस माइनस थीटा कॉस थीटा होता है, कॉस एक्स की इंटीग्रेशन साइन एक्स, ये बन जाएगा साइन एक्स माइनस पाई बाई 6 से 0, ठीक है। अब इधर आ जाओ, साइन एक्स की इंटीग्रेशन माइनस कॉस एक्स, और कॉस एक्स की इंटीग्रेशन साइन एक्स, यहां लिख दो 0 से पाई बाई 2, इसमें लिमिट डाल देना, लिमिट डालने के बाद आंसर आएगा 3 प्लस रूट 3/2, ये भी कंप्लीट।
अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द डोमेन ऑफ दिस फंक्शन। आपको इस फंक्शन की डोमेन निकालनी। देखो 5 नंबर का क्वेश्चन पूछ लिया गया। देखो साइन इनवर्स एक्स की डोमेन क्या होती है? साइन इनवर्स एक्स की डोमेन होती है एक्स माइनस 1 और 1 के बीच में होना चाहिए। तो एक्स की जगह ये लिख दो 1 माइनस 2x²। तो यहां लिखो 1 माइनस 2x² लाइज बिटवीन -1 से 1। इसमें 1 प्लस करो, 1 प्लस करोगे तो 0 हो जाएगा, इसमें 1 प्लस करोगे 2 हो जाएगा, है ना। अब -2 से डिवाइड करो, -2 से डिवाइड करो। आपको पता होना चाहिए जब -2 माइनस से डिवाइड करते हैं तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाता है। तो ये बन जाएगा 0, ये बन जाएगा x² और ये बन जाएगा -1। ठीक है, 1 हमने इसमें माइनस नहीं, गलत किया ना हमने कुछ, दोबारा करना। इसमें 1 माइनस करना था, -2 ये कैंसिल हो जाना था। इसमें 1 माइनस करते तो 0 हो जाना था। अब -2 से डिवाइड करो। देखो आपको ये बात पता होनी चाहिए कि जब आप -2 से डिवाइड करते हो तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाता है। ये पहले लिख दो 0 x² और ये 1 हो जाएगा। तो हमने पहले ये लिख दिया, बाद में ये लिख दिया। देखो हमने आपको इसके लिए डायरेक्ट फॉर्मूला बताया था। अगर x² a और b के बीच में हो तो आप लिख सकते हो x बिलोंग्स टू -√b से -√a यूनियन √a से √b। ठीक है, तो ये a है, ये b है। तो x बिलोंग्स टू -√1 -√0 यूनियन √0 से √1। तो ये बन जाएगा -1 से 0 यूनियन 0 से 1, जिसको आप डायरेक्टली -1 से 1 भी लिख सकते हो। तो डोमेन होगी -1 से 1। ठीक है, अब आ जाओ। हेंस फाइंड द वैल्यू ऑफ x। x की वैल्यू निकालनी है। px ये दिया हुआ है π/6, px इक्वल टू π/6 दिया हुआ है। इसकी जगह ये लिखो साइन इनवर्स 1 माइनस 2x² इक्वल टू π/6। दोनों तरफ साइन लगा दो या साइन को उस तरफ ले जाओ। तो ये बन जाएगा साइन π/6। साइन 30 होता है 1/2 के बराबर। तो 1 में से 1/2 गया, 2x² इक्वल टू 1/2, x² इक्वल टू 1/4, x इक्वल टू ±1/2। अब आपको निकालनी है रेंज। लास्ट में पूछा फाइंड रेंज। रेंज देखो कैसे निकालनी है। देखो आपने क्या करना है, रेंज इसकी आई है -1 से 1, तो आपने एक एक करके इसमें वैल्यू डालनी है। पहले तो निकालो p ऑफ -1 निकालो, इसमें x की जगह -1 डालो। तो ये बनेगा क्या पता है, ऐसा करो कि इसको ना gx मान लो, इसको gx मान लो। तो gx हो जाएगा 2px, px की जगह ये लिखो साइन इनवर्स 1 माइनस 2x² प्लस π/2। ठीक है, अब क्या करो एक ही करके, ये डोमेन है ना, ये डोमेन इसमें डालते जाओ। x की जगह -1, g ऑफ -1, इसमें -1 डालना। तो ये बन जाएगा -2 -1 π/2। साइन -1 कब होता है, -π/2 पे। तो इसको सॉल्व कर लो, ये -π/2 होगा, चेक कर लो। फिर इसी तरह 1 डाल दो, g ऑफ 1, इसमें 1 डालो, यहां पे 1 डालो, 1 माइनस 2 -1 ही होगा और π/2। तो ये वापस सॉल्व कर लो, -π/2 हो जाएगा। और फिर ये 0 भी डाल देना, ये 0 भी तो आया था ना रेंज में, डोमेन में, ये 0 भी डाल दो, g ऑफ 0, इसमें 0 डालो। तो ये बन जाएगा 1 माइनस 0 1 हो जाएगा। साइन 1 कब होता है, साइन 1 होता है π/2 पे, 2 π/2 प्लस π/2, तो ये बन जाएगा 3 π/2। ठीक है, तो इसकी रेंज हो जाएगी, रेंज कहां से कहां तक आ जाएगी, π/2 से -π/2 से 3 π/2। ये आंसर हो जाएगा 3। क्वेश्चन नंबर 33 है, अ लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट दिस एंड दिस। एक लाइन है जो इन दोनों पॉइंट से पास कर रही है एंड इंटरसेक्ट द लाइन, और इस लाइन को इंटरसेक्ट कर रही है। ठीक है, फाइंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। आपको दोनों के बीच का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना है।
तो पहले तो एक काम करो, लाइन की इक्वेशन निकाल लो। लाइन की इक्वेशन क्या होती है? आर वेक्टर इक्वल टू 2 पॉइंट फॉर्म ए प्लस लैम्डा बी माइनस ए। तो आर वेक्टर इक्वल टू ए प्लस, ये ए है, इसके आई जे के लगा दो, आई प्लस 2j प्लस 3k, फिर b माइनस ए, b को a से माइनस कर दो, 5 में से 1 गया 4i, 8 में से 2 गया 6j, और 11 में से 3 गया 8k। अब आपको क्या करना है, इन दोनों के बीच में पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना। ठीक है, तो हम इसको कैसा लिख सकते हैं? इसको ऐसा लिख सकते हैं, x इक्वल टू 1 प्लस 4 लैम्डा, y इक्वल टू 2 प्लस 6 लैम्डा, z इक्वल टू 3 प्लस 8 लैम्डा। ये समझ आया? देखो क्या किया, r की जगह लिखा था xi yj zk, और फिर हमने इन दोनों में i कॉमन निकाला, यहां बचेगा 1, यहां बचेगा 4 लैम्डा, इन दोनों में j कॉमन निकाला, यहां बचा 2, यहां बचा 6 लैम्डा, 2 प्लस 6 लैम्डा, और इन दोनों में k कॉमन निकाला, तो यहां बचा 3, यहां बचा 8 लैम्डा। तो फिर हमने कंपेयर कर लिया, देखो x का कोफिशिएंट ये, y का ये, z का ये, वही लिखा हुआ है। सेम दूसरी इक्वेशन में भी ऐसा करो, यहां लिखो 4 प्लस 5 लैम्डा, y को लिखो 1 प्लस 2 लैम्डा, और z को लिखो, देखो यहां पे k नहीं है ना, तो सिंपल लिख दो लैम्डा। अच्छा एक काम करो, यहाँ पे गड़बड़ होगी ना, लैम्डा ऑलरेडी था यहाँ पे, तो यहाँ पे म्यू कर दो, लैम्डा की जगह म्यू कर दो, तो जहां जहां लैम्डा लिखा वहां म्यू करते रहो, यहाँ पे म्यू करो 6 म्यू, और यहाँ पे भी म्यू कर दो। अब यहां से आपको क्या करना है, या तो लैम्डा की वैल्यू निकालो या म्यू की वैल्यू निकालो, वो इसमें डालोगे तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ जाए। देखो इन दोनों को कंपेयर करो, एक्स एक्स सेम है ना, ये इक्वल हो जाएंगे, 1 प्लस 4 म्यू इक्वल टू 4 प्लस 5 लैम्डा, और इसको कंपेयर कर लो, इसको भी कर सकते हो, ये कर लो, लैम्डा इक्वल टू 3 प्लस 8 म्यू, तो अब लैम्डा की वैल्यू इसमें डाल दो, लैम्डा की वैल्यू यहां डालो 3 प्लस 8 म्यू, इसको सॉल्व कर लो, 1 प्लस 4 म्यू इक्वल टू 4 प्लस 15 प्लस 8 5 का 40 म्यू, तो ये बन जाएगा, देखो 36 म्यू इज इक्वल टू 18, देखो ये इस तरफ जाएगा तो 90, ये बन जाएगा -18, तो म्यू की वैल्यू आ जाएगी -1/2, तो म्यू की वैल्यू उठा के इसमें डाल दो, इसमें डालो, म्यू की जगह -1/2, तो 4 इंटू -1/2, चेक कर लो ये -1 होगा, इधर डालोगे ये भी -1, और इधर डालोगे तो भी -1, तो ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकल गया। अब इसका दूसरा पार्ट देखो क्या था, दूसरा पार्ट क्या पूछा था, यहां से पढ़ो, राइट द इक्वेशन ऑफ ए लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। एक लाइन की इक्वेशन निकालनी है जो इस पॉइंट से पास कर रही है और परपेंडिकुलर है बोथ द लाइंस, इन दोनों लाइंस के परपेंडिकुलर है। तो कैसे निकालेंगे, देखो लाइन की इक्वेशन होती है a प्लस लैम्डा बी, तो ये जो पॉइंट है ये लैम्डा बी है, -1i -1j -1k। अब b वेक्टर कैसे मिलेगा, देखो b वेक्टर बेसिकली बनेगा b1 क्रॉस b2 करके, परपेंडिकुलर है ना, तो b1 क्रॉस b2 निकाल लो। b1 क्रॉस b2 निकालना कैसे, देखो यहां लिखो i j के b1 के कोफिशिएंट्स, ये लिख दो, ये b1 है 4 6 8, फिर b2 के, b2 ये है 5 2 1, बस इसको एक्सपैंड कर लो, b1 क्रॉस b2 हो गया, तो बनेगा 6 -8, 6 -8 6 -16 कितना होता है, -10, 6 -10, फिर 4 -40 -30 प्लस 36j, और लास्ट 8 -30 -22 के। आप चाहो तो इसको 2 से डिवाइड भी कर सकते हो, ये वैल्यू उठा के डाल दो इसमें, 2 से डिवाइड करोगे तो भी आ जाएगा, नहीं भी करोगे तो भी चलेगा, -i -j -k प्लस लैम्डा टाइम्स -10i 36j -22k, इसमें से 2 कॉमन भी निकाल सकते हो, तो बचेगा 5i 8j -11k। देखो ये कंप्लीट हो गया। अब आ जाओ अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट
नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34। इन दोनों के बीच में और दिया था, ठीक है, एक एक करके डिस्कस कर लेते हैं। पहले ये देखो, P दिया हुआ है, Q दिया हुआ है, QP निकालना है, QP निकालो, Q को P से मल्टीप्लाई करो, इसको इससे 2 4 0 6 आ जाएगा, ये बनेगा 6 0 0 0 0 6 0 6 0 0 0 6, तो बन जाएगा QP इक्वल टू 6i। ठीक है, अब लगाओ, इसके बाद क्या बोला हुआ है, सॉल्व द सिस्टम ऑफ इक्वेशन यूजिंग मैट्रिक्स। आपको इसको सॉल्व करना है यूजिंग मैट्रिक्स, मतलब मैट्रिक्स मेथड लगा दो इस पे। तो यहां लिखो 1 -1 और 0 2 3 4, और यहाँ पे x नहीं है तो 0 1 2 0 1 2, यहाँ पे x y z, और यहाँ पे 3 17 7 3 17 7। देखो ध्यान से, ये किसकी तरह मैच कर रहा है, इसकी तरह मैच कर रहा है ना, 1 -1 0 इसकी तरह मैच कर रहा है। तो ये p हो गया, ये x हो गया, ये q हो गया। तो x इक्वल टू, इसको चलो q b मान लो, x इज इक्वल टू p इनवर्स b। यहाँ पे x की वैल्यू x y z, p इनवर्स की वैल्यू यहां से p इनवर्स निकाल लो, p इनवर्स हो जाएगा 1/6 q, q की वैल्यू यहां डाल दो, ये दिया 2 2 -4 -4 2 -4 और 2 -1 5, इसमें डाल दो 1/6 2 2 -4 -4 2 -4 2 -5 5 3 17 7। इसको मल्टीप्लाई कर लो, इसको मल्टीप्लाई करके जो आएगा वो हम यहाँ पे डायरेक्ट लिख देते हैं, वो आएगा 24 6 18, 6 से डिवाइड कर लो तो बनेगा 315 413। तो x हो गया 4, y हो गया 1, z हो गया 3, ये आंसर हो गया। नेक्स्ट अगला देखो, इसका और वाला वैसे सिलेबस में नहीं है, और वाला जो था ये सिलेबस में नहीं था, फिर भी हम करवा देते हैं, ये पुरानी वाली एनसीईआरटी में होता था। ठीक है, इसमें क्या करना है, यहां से x कॉमन, यहां से y कॉमन, यहां से z कॉमन। देखो ये क्या दिया भाई, ये डिटर्मिनेंट जो है वो 0 के बराबर दिया, तो आपको ये प्रूफ करना है। तो देखो क्या करो, इसमें से x y z कॉमन निकालो, जिसको नहीं आता इसको इग्नोर करना। ये बनेगा 1/x 1 1/x 1/x, ये बनेगा 1/y 1/y प्लस 1 1/y, ये बनेगा 1/z 1/z प्लस 1 1/z 1/z प्लस 1। अब इन तीनों को प्लस कर दो, इन तीनों को प्लस कर रहे हैं, ठीक है, ये तीनों प्लस कर रहे हैं, तो बनेगा 1 प्लस 1/x प्लस 1/y प्लस 1/z, ये बनेगा 1 प्लस 1/x 1 प्लस 1/y 1/z 1 प्लस 1/x प्लस 1/y 1/z, और यहां लिख दो 1/y 1/y प्लस 1 1/y, यहां लिखो 1/z 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 प्लस 1। अब क्या करो, ये पूरा बाहर निकालो, ये कॉमन निकाल दो, तो ये बनेगा x y z 1 प्लस 1/x प्लस 1/y प्लस 1/z, ये कॉमन निकाल लिया, अंदर बचेगा 1 1 1 1/y 1/y प्लस 1 1/y 1/z 1/z प्लस 1 1/z इक्वल टू 0। ठीक है, यहां से क्या करो, इसमें 2 0 बना लो नेक्स्ट पेज में। ठीक है, इस वाली कॉलम को इससे माइनस, इस कॉलम से इसको माइनस, तो ये बन जाएगा। आगे हम कहाँ करें, यहां कर देते ना, यहां जगह है ना, तो यहां बचा एक्स वाई जेड 1 प्लस 1/x प्लस 1/y प्लस 1/z, 2 0 बना रहे थे, यहां बनना था 0 0 1 0 0 1, इसको इससे किया, इसको इससे किया, इसको इससे किया -1, इसको इससे किया -1, नहीं यहाँ पे 1/z ही था, ये 1/z था और ये 1/z प्लस 1 था, इसको इससे किया -1, इसको इससे किया 0 -1 0 -1 0, फिर इसको इससे किया 1 -1,
1 -1 और यहाँ पे था 1/z 1/z + 1। अब इसको एक्सपैंड कर लो, यहाँ से एक्सपैंड करोगे तो 0 ही हो जाएगा। तो x y z इक्वल टू 1/x + 1/y + 1/z 1 भी, ये 0 हो गया। ठीक है, क्वेश्चन में लिखा है कि x y z आर नॉट 0, तो x y z, x इज नॉट इक्वल टू 0, y इज नॉट इक्वल टू 0, z इज नॉट इक्वल टू 0, तो इसका मतलब ये 0 होगा। 1 + 1/x 1/y 1/z इक्वल टू 0। 1 को उस तरफ ले जाओ, इसको लिखो x इनवर्स y इनवर्स z इनवर्स, और 1 को उस तरफ ले जाओ। अब चेक करो, यही प्रूफ कर, ये लो जी 34 भी कंप्लीट हो गया। अब आ जाओ 35। देखो 35 है, ये वाला क्वेश्चन तो जो इसका और वाला है ना, वो भी हमने आपको क्लास में करवाया था और ये भी क्लास में करवाया था। ये क्वेश्चन बार बार रिपीट होते हैं। फाइंड द इंटर, सब इंटरवल निकालनी है, आपको बताना है कि ये फंक्शन कहां पे इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग है। इसका डेरिवेटिव निकाल लो, इसका डेरिवेटिव होगा 1/1 प्लस sin x माइनस cos x का होल स्क्वायर। sin x माइनस cos x का डेरिवेटिव cos x माइनस sin x। चलो अब इसको 0 के बराबर ले लो। देखो जब आप इसको 0 लोगे तो ये पूरा 0 हो जाएगा, सिर्फ ये बचेगा cos x माइनस sin x इक्वल टू 0। ये बन जाएगा cos x इक्वल टू sin x, यहां से आ जाएगा, इसको इसके नीचे ले आओ, sin x बाय cos x इक्वल टू 1, तो ये बन जाएगा tan x इक्वल टू 1। tan x 1 कब होता है, लेकिन आपको 0 से पाई तक जाना है। ठीक है, तो tan x 1 होता है π/4 पे, तो बना दो नंबर लाइन 0 से पाई, यहां रखो π/4, इनके बीच में ले लो 30, 30 यहां डालो, cos 30 √3/2 sin 30 1/2, तो ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, तो लिख दो इंक्रीजिंग 0 से π/4, डिक्रीजिंग π/4 से π/2। और वाला तो हमने बार बार करवाया, और वाला क्वेश्चन तो बार बार रिपीट होता है। देखो अगला, देखो नेक्स्ट, नेक्स्ट क्या, नेक्स्ट इसका और वाला देखो, और वाला क्वेश्चन है अ रेक्टेंगल ऑफ पेरीमीटर। एक रेक्टेंगल है जिसका पेरीमीटर दिया हुआ है 24 सेंटीमीटर। ठीक है, ये रेक्टेंगल है, ये रेक्टेंगल है, इसका पेरीमीटर 24 है, मतलब ये x, ये x, ये y, ये y, ये y, ये x, तो 2x + 2y इक्वल टू 24 हो गया, x + y इक्वल टू 12 हो गया, y इक्वल टू 12 - x। अब ये क्या कहता है, इज रिवॉल्व अलोंग इट्स वन ऑफ इट्स साइड टू स्वीप आउट अ सिलेंडर ऑफ मैक्सिमम वॉल्यूम। देखो क्या कहता है, अगर आप इसको किसी एक साइड से घुमाओगे तो ये सिलेंडर बन जाएगा, क्या बन जाएगा, सिलेंडर बन जाएगा। तो ये जो इसकी साइड है, ये जो इसकी x है, ये किसका काम करेगी, हाइट का काम, और ये जो y है ये रेडियस का काम करेगी। तो आपको बताना है कि सिलेंडर का वॉल्यूम मैक्सिमम होना चाहिए, तो सिलेंडर का वॉल्यूम होता है πr²h, r कितना है y² x, y की वैल्यू उठा के इसमें डालो। ठीक है, ये समझ आया ना, सिलेंडर का जो वॉल्यूम होता है वो उसको हमें मैक्सिमम बताना है। तो देखो यहाँ पे y की वैल्यू या x की वैल्यू डालेंगे ज्यादा बेटर रहेगा, है ना, x की वैल्यू डालेंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। यहां से x की वैल्यू निकालो, x की वैल्यू होगी 12 - y, तो पाई y², 12 - y, इसको मल्टीप्लाई कर लो, 12y² - y³, इसका डेरिवेटिव निकालो, तो ये बनेगा 24y - 3y²। एक बार और कर दो, ये बनेगा 24 - 6y। इसको 0 के बराबर ले लो, आपको डायमेंशंस भी निकालनी है, डायमेंशन मतलब आपको x और y निकालना है, तो ये बन जाएगा, इसको 0 ले रहे हैं, इसमें से ना 3y भी कॉमन निकाल लेना, 3πy कॉमन, यहाँ बचेगा 8 - y, तो y की दो वैल्यूज आ जाएंगी, है ना, एक तो 0 तो पॉसिबल नहीं है, तो y की वैल्यू 8 हो जाएगी, ये 8 इसमें डाल दो, 24 - 6 × 8 48, देखो ये नेगेटिव आएगा, तो वॉल्यूम यहां से क्या हो जाएगा, 0 से छोटा हो जाएगा, तो v मैक्सिमम हो गया। अब x भी निकाल लो, इसमें y की वैल्यू डालो, 12 - 8 x 4 हो जाएगा, ये लो 8 और 12 हो गया। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे, अगला क्वेश्चन देखो,
अब इसके बाद केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन बचे हैं, बस फिर खत्म। ठीक है, ये कुछ फिगर दी हुई है आपके पास, दिख रही है ना ये, इसमें क्या दिखा रखा हुआ है, अ रेसिंग ट्रैक, एक रेसिंग ट्रैक है, जैसे ये ट्रैक है, ये एक रेसिंग ट्रैक है, ये जो साइड में दिख रहा है ना ये ट्रैक है, इसमें कोई भागना है। ये किस फॉर्म में दिया हुआ है, एलिप्स की फॉर्म में दिया हुआ है। ठीक है, जैसे ये एलिप्स की फॉर्म में, ये अंदर वाला एलिप्स है और बाहर वाला ट्रैक है, ये बाहर वाला ट्रैक दे के रखा है, इस पे भागना होता है। इसकी विड्थ दी हुई है 3 मीटर, मतलब कि ये जो है ना ये लाइन, ये 3 मीटर है, ये देखे रखी हुई है। और आपके एलिप्स की इक्वेशन दी हुई है, आपके पास निकालना है, पहला पार्ट है y एज अ फंक्शन ऑफ x, तो यहां से y की वैल्यू निकाल लो। y की वैल्यू क्या हो जाएगी, √144 माइनस 9x² और अपॉन में 16, है ना, √64, ये बनेगा 1/4, 1/4 प्लस माइनस में लिख देना, √144 माइनस 9x²। आप चाहो तो इसमें से 9 भी कॉमन निकाल सकते हो, 9 कॉमन निकालोगे तो ये बनेगा 9 बाहर आ जाएगा, अंदर बचेगा 16 माइनस x², तो ये बचेगा y इक्वल टू प्लस माइनस 3/4 √16 माइनस x²। ठीक है, ये पहले पार्ट का आंसर हो गया, तो पहले पार्ट का आंसर ये हो गया। अब दूसरा पार्ट देखो क्या लिखा हुआ है, इंटीग्रेट द फंक्शन, आपको पहले वाले को फंक्शन इंटीग्रेट करना है बस। ठीक है, तो ये क्या था, इंटीग्रेट करना है आपको, पहले वाला क्या था, अब प्लस माइनस मत लिखना इसमें, सिंपल आप ये इसको इंटीग्रेट कर दो, 3/4 √16 माइनस x² dx। ठीक है, तो ये बन जाएगा 3/4, इसको लिख दो 4 का स्क्वायर माइनस x², इसकी इंटीग्रेशन कर लो, तो 3/4 x/2 √4² माइनस x² प्लस a²/2 साइन इनवर्स x/4, ये आंसर हो गया। देखो तीसरे पार्ट में एरिया निकालना है, किसका, एलिप्टिकल ग्राउंड, मतलब एलिप्स का एरिया निकालना है, एक्सक्लूडिंग द ट्रैक, ट्रैक का नहीं निकालना, मतलब सिर्फ इतने का ये एरिया निकालना है। तो देखो ध्यान से, सिर्फ इसका निकाल लो, बाकियों का 4 टाइम्स कर लेना, ये 0 है और ये 4 है, तो 0 से 4 इनका 4 टाइम्स कर दो, तो ये बन जाएगा 4 टाइम्स एरिया निकाल रहे हैं, 0 से 4 है ना, 4 ही था ना, 0 से 4 y की वैल्यू ये है, यही सेम y की वैल्यू लिखनी है, यही 3/4, इसकी इंटीग्रेशन कर लेना बस, इंटीग्रेशन तुमने कर दिया, लिमिट डालनी है, लिमिट डाल लेना, लिमिट डालने के इसका शॉर्टकट तरीके से आंसर निकाल देते हैं, इसका आंसर होता है पाई ab, ए कितना है, a4 है, b3 है, तो 12 पाई आंसर हो जाएगा इसका, 12 पाई स्क्वायर यूनिट्स, देखो इसको, ठीक है, 12 पाई स्क्वायर यूनिट्स इसका आंसर हो जाएगा। अब देखो इसका आखिरी पार्ट, नेक्स्ट पार्ट क्या है इसका, आखिरी पार्ट दिया हुआ है, राइट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट P एंड Q, P और Q के कोऑर्डिनेट्स निकालने। देखो P और Q क्या था, ये P था, ये P था, देखो यहां से लेकर यहां तक, यहां से लेकर यहां तक 4 है और ट्रैक का एरिया 3 था, तो 4 + 3 7 हो गया, 7 0, देखो ये 3 है और ये 3 था, तो 3 + 3 6 हो गया, तो P के कोऑर्डिनेट्स आगे 7 0 और 0 6, ठीक है, P के कोऑर्डिनेट्स आगे 7 0 और 0 6। अब इसके बाद इसने क्या पूछा था, तो उसके बाद इसने पूछा फाइंड द एरिया ऑफ द ट्राइंगल POQ, POQ का एरिया निकालना है, POQ मतलब ये POQ ये हो गया, इसका एरिया निकालना है, तो ये लेंथ कितनी है, ये लेंथ 7 है और ये लेंथ 6 है, तो हाफ इंटू बेस इंटू अल्टीट्यूड, तो हाफ इंटू, एक ट्राइंगल का एरिया हो जाएगा हाफ इंटू 7 इंटू 6, तो 21 इसका आंसर हो जाएगा। लो जी, पहला केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। अब आ जाओ दूसरा, दूसरा देखो, दूसरे में क्या देके रखा हुआ है, ये फिगर दी हुई थी, ठीक है, ये कुछ फिगर देके रखी हुई थी, तो हटा देते हैं फिलहाल। अब स्पोर्ट कार रेसिंग इज अ फॉर्म ऑफ ए मोटर स्पोर्ट विच स्पोर्ट्स कार प्रोटोटाइप्स, द कॉम्पिटिशन इज, मतलब कुछ आपके पास क्या दिया हुआ है, ये फंक्शन दिया हुआ है, ट्रैक का फंक्शन दिया हुआ है, ठीक है, इक्वेशन दी हुई है, आपको f' x निकालना है जब x 0 से 3 से छोटा है। देखो
जब x 0 और 3 के बीच में है तो इसका डेरिवेटिव निकाल लो। 0 से 3 के बीच में ये है, इसका डेरिवेटिव होगा 4x³ माइनस 8x। ये पहले पार्ट का आंसर हो गया। दूसरे पार्ट में निकालना है f'4। पहले तो f' निकालो। 4 देखो कहां पे है, 4 3 से बड़ा होगा, यहां पे होगा, इसका डेरिवेटिव होगा 2x और इसमें x की जगह 4 डाल दो तो ये 2 × 4 8 हो गया। ये दूसरे पार्ट का आंसर हो गया, 2 नंबर मिल गए। अब तीसरा पार्ट, क्वांटिटी चेक करनी है 3 पे, करो चेक। 3 पे लेफ्ट हैंड लिमिट निकालो, x की जगह 3 डालो, 3 की पावर 4 81, 3 का स्क्वायर 27, 27 × 4 81 प्लस 4, ये 4 हो गया। अब राइट हैंड लिमिट निकालो, इसमें 3 डालो, 3 का स्क्वायर 9, 9 प्लस 40 49, ये बराबर नहीं है। लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। ये एक बार दोबारा चेक कर ले, 3 की पावर 4 कितना होता है, 81 ही होता है ना। 9 ये गलत दिखा था हमने, है ना, 9 4 36 होता है, 85 में से 36 गया, 49 बचता है। ठीक है, अब ये बराबर आ गई है। अब तीसरा, f(3) भी निकालोगे तो भी 49 आएगा, तो तीनों बराबर है। तो f इज कॉन्टिन्यूस एट x = 3। ठीक है, डिफरेंशियबिलिटी भी चेक कर लो। चौथे वाले में डिफरेंशियबिलिटी चेक करने के लिए बोला। फिलहाल हम शॉर्टकट तरीके से कर देते हैं। देखो, इसका डेरिवेटिव निकालो 4x³। आप प्रॉपर मेथड से करना, 8x, x 0 और 3 के बीच में, इसका डेरिवेटिव 2x। ये पेपर में लेकिन ये तरीके से नहीं करना था, ये शॉर्टकट तरीका होता है। इसमें x की जगह 3 डाल दो, 3 का क्यूब 27, 8 3 24, 8 3 24 है ना, 4x³ 27, ये कितना बना था, ये बना था 8 × 3, 27 × 4 81 होता है ना। 81 में से 24 के 3 के 50, 81 में से 57, 81 देख लेना, जो भी कैलकुलेशन करके आएगा। राइट हैंड डेरिवेटिव निकालो, इसमें 3 डाल दो, 2 × 3 8 हो जाएगा। तो देखो बराबर नहीं है, नॉट डिफरेंशिएबल, f इज नॉट डिफरेंशिएबल, लिख देना। अब आखिरी है, आखिरी क्वेश्चन देखो क्या दिया हुआ है। आखिरी क्वेश्चन है, ये फिगर देके रखी हुई थी, ठीक है, स्टॉप स्मोकिंग, ये देख लेना जो भी थी। देखो आखिरी क्वेश्चन दिया हुआ है, स्मोकिंग इंक्रीज द रिस्क ऑफ लंग प्रॉब्लम्स। सिगरेट पीने से लंग में प्रॉब्लम्स हो जाती है। अ स्टडी रिवील्ड दैट 170 in 1000 मेल्स हु स्मोक लंग कॉम्प्लिकेशन, मतलब 1000 में से ऐसे मेल हैं जिनको 170 को लंग्स प्रॉब्लम हो जाती है, और इसी तरह 1000 फीमेल्स ऐसी हैं जिनको 120 में प्रॉब्लम हो जाती है। ठीक है, 1000 लोग जो सिगरेट पीते हैं उसमें से 170 लोग ऐसे हैं जिनको लंग प्रॉब्लम होती है, और 120 ऐसी है जिनको लंग्स प्रॉब्लम होती है। इन अ कॉलोनी 50 पीपल वर फाउंड टू बी स्मोकर ऑफ 30 आर मेल्स। देखो, ये मेल ले लो और ये फीमेल ले लो। मेल कितने 30, तो फीमेल्स कितनी हो जाएगी 20, और टोटल कितने हैं, टोटल कितने थे 50, तो 30/50 और 20/50। ठीक है, अब यहां पे प्रॉब्लम क्या, लंग्स प्रॉब्लम है ना, लंग्स प्रॉब्लम, लंग प्रॉब्लम। तो ये हो गया आपका E1, ये E2, ये A। अब यहां पे देखो क्या दिया हुआ था आपके पास, ये E1 की प्रोबेबिलिटी आ गई है, ये E1 की प्रोबेबिलिटी, ये E2 की प्रोबेबिलिटी, और A/E1 की प्रोबेबिलिटी क्या थी, देखो कितने लोगों को 170/1000, 170/1000, और A/E2 था 120/1000, 120/1000 है। देखो वो ये दी थी 120/1000। पहला पार्ट क्या है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी सिलेक्टेड पर्सन इज ए फीमेल। अच्छा, इसको हमने अच्छे से सेट नहीं किया, अरे ऐसे ही है क्या, हाँ। पहला देखो, पहला पार्ट है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट पर्सन इज ए फीमेल, फीमेल की प्रोबेबिलिटी 20/50, ये 20/50 होगा।
फीमेल की प्रोबेबिलिटी। दूसरा पार्ट, इफ अ मेल पर्सन इज सिलेक्टेड, कौन सा पर्सन सिलेक्ट करना है? मेल। मेल कौन है? E1। और किसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है? जो, अच्छा इसको बाद में लिखते हैं, ठीक है, जो सिलेक्ट करते हैं, जो गिवन होता है वो बाद में लिखते हैं। इफ अ मेल पर्सन इज selected, what is the probability that he will not suffering from lung problem? लंग प्रॉब्लम को ए लिया हुआ है, नॉट सफरिंग। नॉट सफरिंग की कैसे प्रोबेबिलिटी निकालते हैं? 1 माइनस करके, ए बाई E1। ए बाई E1 की प्रोबेबिलिटी निकाली है 170/1000। तो सॉल्व कर लो, ये आ जाएगा 0.83, चेक कर सकते हो, ठीक है, 0.83। अब तीसरा पार्ट, तीसरे का ए, अ पर्सन इज सेलेक्टेड एट रैंडम is detected from lung complication. What is the probability that person is a female? फीमेल को E2 लिया था, E2 by A निकालना है। लगाओ फॉर्मूला, इस पे लगेगी बेस करो, A by E2, E1, A by E1 प्लस E2 इंटू A by E2। बस इसकी वैल्यू डाल दो इसमें, वैल्यू तो सारी आपके सामने लिखी हुई है। पहले की इसकी वैल्यू 30/30 की 20/50 इंटू A by E2 की वैल्यू 120/1000। फिर A by E1 की थी 30/50, ये था 170/1000। 170/1000, ये 0.83 था, ठीक है, 0.83। इसको यहां लिख दो, दिख नहीं रहा होगा ना उधर। 80/30/50 120/1000। फिर E1 की प्रोबेबिलिटी, ये 20 था ना, हाँ, 30/50 इंटू 170/1000। फिर 20/50 120/1000। सॉल्व कर लो, सॉल्व करके जो इसका आंसर आता है वो देख लेना कितना आता है, ठीक है। इसका शायद से आंसर आएगा 0.15, ये आंसर आता है, ठीक है। अब लास्ट पार्ट है, लास्ट पार्ट भी देख लो इसका। लास्ट पार्ट है, अ पर्सन सेलेक्टेड एट रैंडम इज नॉट हैविंग लंग प्रॉब्लम, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी पर्सन इज अ मेल? मेल की प्रोबेबिलिटी निकालनी है E1/A बार, ठीक है, ये निकाल लेना बस, आखिरी पार्ट है। इसको 1 माइनस करके कर लेना, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी E1/A, तो ये बन जाएगा 1 माइनस प्रोबेबिलिटी E1 इंटू A/E1। फिर वही सेम नीचे E1 इंटू A/E1, इसमें वैल्यू डाल देना बस। तो इसका जो आंसर आएगा वो लिख देते हैं, 8/25 आएगा, 8/25। ये कंप्लीट होगी हमारी